अक़वाम मुत्तहिदा का स्टेटमेंट भी आ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसके ऊपर बड़ा खुलकर स्टेटमेंट दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ का जो सेल है उसने 27वीं आईनी तरमीम पर बड़े अहम सवालात उठा दिए हैं। इसको BBC ने भी रिपोर्ट किया है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके सामने रख देता हूँ। उन्होंने कहा जी सदर और फील्ड मार्शल को जो तायात इस्तिस्ना मिला है इससे एहतसाब पाकिस्तान में कमज़ोर हो जाएगा। और उन्होंने 27वीं आईनी तरमीम पर मजीद क्या कहा ये देखिए आप। ये हाई कमिश्नर पर इंसानी हकूक़ फॉल्कर तुर्क उन्होंने जुमे के रोज एक बयान में कहा कि पाकिस्तान की जानिब से उजलत में की गई आईनी तरमीम अदलिया की आज़ादी को शदीद नुकसान पहुंचाती है और फौजी एहतसाब और कानून की हुक्मरानी और इसके एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा करती है। यानी पाकिस्तान के अंदर अदलिया का भी बेड़ा गर्क कर दिया इस आईनी तरमीम ने। और वो कैसे किया देखिए, अदलिया पूरी तरह से सियासतदानों के कंट्रोल में आ गई है और सियासतदान पूरी तरह से एस्टेब्लिशमेंट के या फौजी जर्नैलों के कंट्रोल में। लिहाजा अदलिया मुकम्मल तौर पे एक मातहत इदारा बन गया, जैसा कि इमरान खान साहब बार बार कहते हैं। अब अदलिया में जो जजेस आएंगे उनकी ट्रांसफर पोस्टिंग, उनके मामलात, उनका कंट्रोल पूरी तरह से सियासतदानों की उंगलियों पे नचवाने के काबिल हो गए ये जजेस। जो कुछ इस आईनी तरमीम में किया गया तो अदलिया तो कर देगी फारिग, वो आज़ाद रही नहीं। दूसरी जानिब जिस किस्म की तरमीम में इस्तिस्ना दी गई है फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को, इससे जो फौज का एहतसाब होना है या फौजी एहतसाब के जो मामलात हैं या सिविलियन सुपरमेसी के जो मामलात हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। कानून की हुक्मरानी खत्म हो जाएगी और कानून के एहतराम के हवाले से संगीन खदशात पैदा हो जाएंगे या हो चुके हैं इस आईनी तरमीम के बाद। उन्होंने खबरदार किया कि यह तरमीम उस उसूल के मुनाफी है जो कानून की हुक्मरानी की बुनियाद है और पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत देता है। इंसानी हकूक़ भी फारग। तो 27वीं और 26वीं आईनी तरमीम इतना बड़ा प्रॉब्लम है और ये जो कुछ इन्होंने अभी 27वीं आईनी तरमीम में कर दिया इससे तो पाकिस्तान के आइन का इन्होंने हुलिया बिगाड़ कर रख दिया है। ये तमाम तब्दीलियां मिलकर अदलिया को सियासी मुदाखलत और इंतजामिया के कंट्रोल के ताबे करने के खतरे को बढ़ा देती हैं। ना इंतजामिया और ना ही पार्लियामेंट को इस पोजीशन में होना चाहिए कि वो अदलिया को कंट्रोल करे, उसकी रहनुमाई करे और अदलिया को अपने फैसलों में किसी भी सियासी असर रसूख से दूर रहना चाहिए। अब जनाब ये एक है रिपोर्ट, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी बता दिया कि पाकिस्तान के अंदर 26वीं और 27वीं खास तौर पे जो आईनी तरमीम है इसने पाकिस्तान के आइन का ना सिर्फ हुलिया बिगाड़ा बल्कि इंसानी हकूक, पाकिस्तान में कानून की सरबुलंदी, पाकिस्तान में फौज का एहतसाब, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, ये सारी चीज़ें अंडरमाइन होकर ख़त्म हो चुकी हैं। ये है 27वीं आईनी तरमीम का कारनामा। एक अमेरिकन पेपर है नादरीन और इसके अंदर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ छपी है फॉरेन अफेयर्स यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। ये लिखते हैं पाकिस्तान में खामोश मार्शल लॉ लग चुका है। अगर ये पूरी खबर आप पढ़े ना, इसका पूरा आर्टिकल आप पढ़ें तो आपको समझ आती है कि फौजी हुक्मरानी का एक नया मॉडल पाकिस्तान में बनाया गया। इसमें सारी तफसीलात लिखी गई, कैसे इमरान खान साहब की हुकूमत को गिराया गया, उसके पीछे ये भी कहा गया कि जनाब उसके पीछे फौजी शामिल थे, फिर शहबाज शरीफ की हुकूमत को बनाया गया, फिर किस तरह शहबाज शरीफ की हुकूमत ने फौजी जर्नैलों के ऊपर इन्हिसार किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता किस तरह फौज का सियासत के अंदर मुदाखलत बढ़ता गया, फिर हाइब्रिड मॉडल एक बना दिया गया, दोगला निज़ाम। और उसकी ख्वाजा आसिफ जो पाकिस्तान का वज़ीर दिफा है वो बैनुल अक़वामी मीडिया के ऊपर बैठ के तारीफें करता रहा। तो ये पूरा आर्टिकल इस बारे में लिखा है कि पाकिस्तान में अमली तौर पे एक मार्शल लॉ लग चुका है और ये एक नई तरह का मार्शल लॉ है, खामोश मार्शल लॉ। ये रोला रोला डाल के मार्शल लॉ नहीं लगा। ये फॉरेन अफेयर मैगजीन के मुताबिक, ये जो आज का आर्टिकल है इसके मुताबिक पाकिस्तान में खामोश मार्शल लॉ लग चुका है और फौजी हुक्मरानी का एक नया मॉडल पाकिस्तान में ज़ेरे तामीर है और फौज की जो ये काबिलियत है कि वो निज़ाम को कंट्रोल करे वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। खास तौर पे जो अब इस्तिस्ना वाले मामलात हुए हैं, जो कुछ मिलिट्री जनरल्स को मिल गया, जितनी ताकत उनके पास आ गई है, उसके बाद तो अब कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो एक तरह का ये मार्शल लॉ है। अब ये आलमी सतह पे आवाज़ें पाकिस्तान में उठ रही हैं। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है, ये सिद्दीक जान साहब ने शेयर की और ये बड़ी तकलीफ दे खबर है। उन्होंने बताया कि शौकत खानम के अकाउंट्स बंद, जान बचाने वाली अद्वियात की इंपोर्ट रुक गई है, इंसानी जाने खतरे में और अकाउंट बंद करने वालों के भी नाम सामने आ गए। अब ये तो बड़ी ज्यादती है। देखें, शौकत खानम अस्पताल वो है जिसको सारे ओवरसीज पाकिस्तानी या पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे लोग इसको फंडिंग करते हैं। जब भी ये कहीं पे पैसा मांगते हैं तो पाकिस्तानी फौरी तौर पे पैसा हाजिर कर देते हैं। वजह यह है कि वहां पे गरीब लोगों का, बहुत सारे लोगों का मुफ्त इलाज भी होता है। जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो पैसे देकर इलाज करवा लेते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनका मुफ्त इलाज भी होता है। फिर शौकत खानम लाहौर, शौकत खानम पेशावर, शौकत खानम कराची, तो ये अलग अलग प्रोजेक्ट्स हैं और ये फैल रहा है काम और इसमें बड़े पैमाने पर फंडिंग भी होती है। बहुत सारे लोग मुझे ओवरसीज पाकिस्तानियों में मिले, वो कहते हैं जी हम शौकत खानम के साथ जुड़े हुए हैं
اور ہم کئی دہائیوں سے اس کے لیے کام کر رہے ہیں. تو یہاں یہ انتہائی زیادتی ہے مریضوں کے ساتھ. پتہ نہیں کس کس سے انہوں نے کیا کیا بدلہ لینا ہے. بہت ہی بے شرمی ہے. شاہد خٹک صاحب نے ایک بات بتائی ہے. انہوں نے کہا جی یہ آخری ہفتہ ہے, عمران خان صاحب سے ملاقات نہ کروائی گئی تو ڈائریکشن ہمیں پہلے ہی آ چکی ہے عمران خان صاحب کی, ہم پورے پاکستان میں لاک ڈاؤن کر دیں گے, پاکستان پورا کا پورا بند کر دیں گے, اور اس کا آغاز خیبر پختونخوا سے ہوگا. شاہد خٹک نے کہا. مجھے نہیں لگتا اب اس کی ضرورت پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ جو ٹائم نکالنا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے وہ ٹائم تقریباً نکال لیا گیا, اور ممکن ہے کہ اس ہفتے یا ایک آدھا ہفتہ اور ڈال کے عمران خان صاحب کی ملاقاتیں دوبارہ شروع کروا دی جائے. یہ ہو جائیں گی ملاقاتیں. بیچ میں ملاقات کے لیے ایک شرط رکھی گئی تھی کہ آپ کو عمران خان ہم دکھا دیتے ہیں, لیکن جو وہ بات کریں گے وہ بات آپ باہر آ کر نہیں بتائیں گے, آپ خاموشی اختیار کریں گے. اس پہ کسی نے حامی نہیں بھری. یہ مبینہ طور پہ جو خبر ہے یہ زاہد گشکوری صاحب نے یہ خبر دی تھی. ان کا یہ دعویٰ ہے کہ اس قسم کا ایک آفر کیا گیا تھا, لیکن کسی نے اس کے اوپر حامی نہیں بھری, انہی کے بقول. تو ناظرین اب یہ اگر آخری ہفتہ ہے اور پی ٹی آئی کو لگتا ہے کہ عمران خان سے ملاقات نہ ہونے پہ ایک احتجاج وہ کریں گے, میرے خیال میں احتجاج ہونے سے پہلے یا نوبت آنے سے پہلے ملاقات کروا دی جائے گی. اور مومنٹم بننے میں ابھی ٹائم لگے گا. مومنٹم بن تو رہا ہے لیکن ابھی جو پراپر ایک مومنٹم بنتا ہے ایک تحریک کا, مجھے اچھی طرح یاد ہے عمران خان صاحب جب کوئی تحریک شروع کرتے تھے تو پہلے بہت سارے جلسے کرتے تھے, 1 2 3 4, وہ ایک ایک دن میں 2 2 3 3 جلسے بھی کرتے تھے, اور اتنے طوفانی دورے کرتے تھے عمران خان صاحب ہر طرف کہ بہت ایکٹیو آدمی تھے وہ 70 سال کی عمر میں. کمال جلسے کر کے عمران خان صاحب پورا ایک مومنٹم بنا لیتے تھے. جب پاکستان کے اندر لوگ تیار ہو جاتے تھے پھر وہ اپنا مارچ کا یا کسی تحریک کا اعلان کرتے تھے. اب اس وقت جو ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ مہینے میں ایک آدھا جلسہ کرتی ہے یا مہینے میں 2 جلسے کرتی ہے, تو وہ مومنٹم تو نہیں بن رہا نا. عمران خان صاحب نے تو ورلڈ ریکارڈ لگایا ہوا ہے جلسوں کا جب انہوں نے مومنٹم بنانا ہوتا تھا. بہرحال ابھی تو عمران خان صاحب جیل میں ہیں, باہر لوگ جو موجود ہیں انہی کو کام کرنا پڑے گا. ناظرین پاکستان کی ریاست یہ پہلی دفعہ نہیں کر رہی جو عمران خان صاحب کے ساتھ ہوا. یہ انہوں نے 1971 میں بھی کیا تھا اور پھر اس کا خمیازہ بھی بھگتا تھا. اس وقت بھی انہوں نے کچھ لوگوں کو سینے سے لگا لیا تھا اور کچھ لوگوں کو دھتکار دیا تھا. آج بھی اسٹیبلشمنٹ نے مریم نواز اور بلاول کو سینے سے لگایا ہوا ہے, جبکہ سہیل آفریدی جیسے مڈل کلاس کا آدمی ہے نا, یہ ایلیٹ کلاس کی نمائندگی کرتے ہیں مریم اور بلاول. تو ایلیٹ کلاس کے بچوں کو جو سیاسی بچے ہیں ان کو سینے سے لگایا ہوا ہے, اور جو غریب کا بچہ ہے جو ایک مڈل کلاس فیملی سے ہے سہیل آفریدی, اس کو انہوں نے دھتکارا ہوا ہے. ان کو جہازوں میں بٹھا بٹھا کے سرکاری پروٹوکولز کے ساتھ پوری دنیا کی سیر کروائی جاتی ہے. اس کو جناب اپنے لیڈر سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر سڑک پہ بیٹھنا پڑتا ہے. وہ یہ بڑا فرق ہے, بہت فرق ہے. اور یہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ڈالا ہوا گند 1971 میں پورے ملک کے سامنے آیا تھا. خدا نہ خواستہ اب اگر دوبارہ ایسا کچھ ہوا تو اس کے لیے ذمہ دار یہی اسٹیبلشمنٹ ہوگی. جنہوں نے پہلے یہ گند مارا وہی لوگ اب دوبارہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں. اب کئی ہفتوں تک مریم نواز جو ہے پاکستان سے باہر ٹریول کرتی رہتی ہے, یعنی جاتی ہیں باہر ٹریول کرتی ہیں, گھومتے پھرتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں, کوئی نہیں پوچھتا کیا کام کیا. سہیل آفریدی عمران خان سے ملنے کے لیے اڈیالہ جیل تک آ جائے عدالتی آرڈر لے کر, تو اس کے اوپر تنقید کے نشتر چلاتے ہیں کہ جناب صوبہ کیسے چلے گا. بھائی جس وقت مریم نواز جاتی ہے بیرونی دوروں پہ یا چھوٹی سی سرجری پہ یا کہیں لندن پہنچ جاتی ہیں, برازیل پہنچ جاتی ہیں, جاپان کے دورے پہ نکل گئے, جب یہ خاتون جاتی ہے ایئر فورس ون کو استعمال کرتے ہوئے, اس وقت تو کوئی نہیں پوچھتا کہ صوبہ کیسے چلے گا. اور جب سہیل آفریدی صرف اسلام آباد تک آ جاتا ہے اپنے صوبے سے نکل کر, تو اس سے کہا جاتا ہے جناب صوبہ کیسے چلے گا. یہ ایک دوہرا معیار ہے. پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اس کے پیچھے جرنیل باقاعدہ صحافیوں کو یہ سوال دیتے ہیں کہ جا کے اس قسم کے سوالات پوچھو جس سے نفرت کی فضا پیدا ہو. یعنی ایک سوال ایسا بھی کروایا گیا سہیل آفریدی سے, وہ بڑا ظلم ہوا. مجھے بڑی تکلیف ہوئی وہ سوال سن کے کہ جناب آپ اپنے صوبے کو ایک الگ ملک بنا دیں گے, الگ کر لیں گے. وہ جب مجھے بات کی لوگوں نے, انہوں نے کہا جی ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس بات سے, خیبر پختونخوا سے. انہوں نے کہا یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کرنا کیا چاہتی ہے, ہم پاکستانی ہیں, ہم ہیں پاکستان, پاکستان ہم سے ہے, ہم کیوں پاکستان کو 2 ٹکڑے کریں گے. یہ اگر کسی کی خواہش ہے تو وہ خود اپنی خواہش بیان کرے, ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں نہ پھینکی جائیں. تو اس بات کی انہیں بہت تکلیف بھی ہوئی تھی. تو ناظرین یہ مظالم بڑے پرانے چل رہے ہیں اور ابھی تک چل رہے ہیں. نواز شریف کا ایک دعویٰ سامنے آیا. نواز شریف کہتا ہے کہ جی پاکستان ٹیک آف کر گیا, لیکن نواز شریف اس وقت اقتدار میں تو ہے, موجیں تو لگی ہوئی ہیں, اپنی بیٹی کو اور اپنے بھائی کو دونوں کو اقتدار دلوایا ہوا ہے اور خود بھی موجیں کر رہے ہیں. لیکن لیفٹیننٹ جنرل سرفراز احمد SIFC والے وہ تو کہہ رہے ہیں نواز شریف صاحب جھوٹ بولتے ہیں. ان کا جو سٹیٹمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی مالیاتی حالت کا ستیہ ناش کر دیا ہے. جو گورنر اسٹیٹ بینک ہے وہ کہتا ہے کہ جی معاشی ماڈل بالکل ناکام ہو چکا ہے. جو مشیر برائے یہ سرمایہ کاری ہے وہ کیا ہوتا ہے اس کا, اس کے اندر جو مشیر ہے وہ یہ کہتا ہے جناب پیسہ ویسے ہی کوئی نہیں آ رہا باہر سے, اور ہمارا گورننس کا ماڈل ہی ناکام ہے. IMF نے اس کے اوپر ایک الگ 200 صفحوں کی رپورٹ دے دی.
इन्होंने पूरी रिपोर्ट मुबैना तौर पे छापी भी नहीं, उसका जो हिस्सा छापा उसके अंदर IMF ने इनके सारे पोल खोल कर रख दिए। फिर बेरोजगारी जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसे नहीं हुआ जो अब इन्होंने बेरोजगारी पाकिस्तान में बढ़ा दी है। महंगाई इन्होंने कहां से कहां पहुंचा दी, आप मुवाजना करके देख ले इमरान खान साहब के दौर से। कर्जे पाकिस्तान बनने से लेकर अब तक इतने कर्जे नहीं लिए जितने इन्होंने इस दौर के अंदर कर्जे ले लिए। तबाही फेर दी इन्होंने कर्जे ले लेकर। सरमायाकारी पाकिस्तान की 51 साल की कम तरीन सरमायाकारी हो रही है पाकिस्तान में, और SIFC बना के मनपसंद अफराद को ठेके दिए जा रहे हैं। ये है जनाब टोटल कहानी। तो नवाज शरीफ का टेक ऑफ अगर ऐसे होता है ना, तो नवाज शरीफ से हाथ जोड़ के सारों को कहना चाहिए बड़ी मेहरबानी जनाब टेक ऑफ ना करो, बल्कि तुम सारे बोरिया बिस्तरा बनो, टेक ऑफ करो तो जाओ पाकिस्तान से, जान छोड़ दे पाकिस्तानियों की। पाकिस्तानी खुद अपना मुल्क चला लेंगे। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को भी ये खेलने के लिए खिलौने मिले हुए हैं और इनके जरिए से वो अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। ये सिस्टम नाजरीन रोज एक बात की गवाही देता है, रोजाना ये सिस्टम गवाही देता है कि इमरान खान से ये सिस्टम डरा हुआ है। ये हुकूमत, ये एस्टेब्लिशमेंट, ये इतने कमजोर हैं और अंदर से इतने खोखले हैं कि ये एक कैदी की मुलाकात और जेल से उसका कोई बयान बाहर ना आ जाए, इस बात से ये लोग खौफजदा हैं। बेशर्मी के साथ वुज़रा आते हैं और अगर कहते हैं जी इमरान खान बड़ी शानदार जिंदगी, शाहाना जिंदगी गुजारा है जेल में। जनाब उसकी आज तक शक्ल नहीं देखी पाकिस्तानियों ने। गुज़िश्ता 850 दिन हो गए हैं, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की शक्ल नहीं देखी, पाकिस्तानियों ने इमरान खान की आवाज नहीं सुनी। पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कौन सा दूसरा कैदी है? और कुलभूषण यादव की भी बेशर्म की वीडियो बाहर आ गई थी, अभिनंदन की वीडियो भी बाहर आ गई थी, एहसानुल्लाह एहसान तुम्हारे कंट्रोल में था, उसका भी तुमने इंटरव्यू छाप दिया था। और भाई हर एक की वीडियो आ जाती है, ऑडियो आ जाती है, हर एक की शक्ल आप दिखा देते हैं। इमरान खान से इतना खौफ है कि ना उसका चेहरा दिखाते हैं ना उसकी आवाज सुनाते हैं। फिर ये कहते हैं इमरान खान शाहाना जिंदगी गुजार रहा है। और भाई मौजे तो नवाज शरीफ की थी, जब दिल किया स्टेटमेंट दे दिया। 150 बंदा मिलने के लिए जाता था नवाज शरीफ को जुमेरात वाले दिन, और 150 बंदे की मुलाकातें होती थी। मैंने एवरेज मुलाकातें नवाज शरीफ की निकाल के एक वीलॉग किया था, सारी मुलाकातों की तफसीलात मैंने लेने के बाद उसकी एवरेज निकाली थी, तो 22 मुलाकातें डेली निकल रही थी। 22 मुलाकातें डेली नवाज शरीफ साहब करते थे। सुबह का नाश्ता करते हुए दोपहर का खाना लिखकर देकर भेजते थे ये लोग, दोपहर का खाना खाते हुए रात का खाना लिखकर देकर भेजते थे ये लोग, और रात का खाना खाते हुए सुबह का नाश्ता लिखकर ये भेजते थे। फिजियोथेरेपिस्ट इनके पास दबाने के लिए, उठने के लिए, मालिशों के लिए वहां पे जेल में मौजूद रहते थे। अपने जाती मुआलिज इनके साथ सारा सारा दिन बैठकर गप्पे लगाते थे। जरदारी साहब हुजूम के अंदर बैठकर खाना खाते थे। ज़िया शाहिद साहब ने कैसे कैसे पोल खोल दिए थे जब वो मिलने के लिए गए थे जरदारी साहब को जेल में। ये कहानियां इन्होंने कौम के लिए रखी हुई हैं। नाज़रीन पाकिस्तानियों को ना अब इन्होंने एक पिंजरे में बंद कर दिया, पाकिस्तान को ना एक पिंजरे की तरह इन्होंने बना दिया है। ऐसा लगता है पिंजरे के अंदर रोटी कम है और पाकिस्तानी जो है वो भूखे हैं, परेशान है, गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं। लगातार आधे पाकिस्तानी लगभग गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए क्योंकि पिंजरे के अंदर खाना कम है। और पिंजरे को काबू करके जो लोग बैठे हुए ना, ये एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत, वो पिंजरे से बाहर किसी को जाने नहीं दे रहे। अब ये इतला आई है कि 23,000 पाकिस्तानियों को ऑफलोड किया गया है। ये जनाब शहजाद पराचा साहब की खबर है। वो ये कहते हैं कि 23,000 पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर पहले 6 माह में ऑफलोड किया गया है। मुल्क में बेरोजगारी बढ़ रही है, लोग कर्जे लेकर बाहर जाकर अपने हालात बेहतर करना चाहते हैं, मगर हुकूमत इन्हें लीगल दस्तावेजात के बावजूद इन्हें बाहर जाने नहीं दे रही। यानी वो कह रहे हैं ये बाहर जा नहीं सकते, इनको हमने नहीं जाने देना। यानी एक पिंजरे में पाकिस्तान को तब्दील कर दिया है, जिसके अंदर लोगों को बंद कर दिया है। अंदर खाना मिलता नहीं है, बाहर से खाना लाने नहीं देते। ये हालात इन्होंने पाकिस्तान, और लोगों के पास डॉक्यूमेंट होते हैं, वीजा है ना किसी के पास। यानी आप कैसे फैसला कर सकते हैं ये जाके सऊदी अरब में या दुबई में ड्राइविंग कैसे करेगा? भी उसने वहां जाके लाइसेंस लेना है, वहां जाके वो ड्राइविंग टेस्ट देगा, पास हो गया तो लाइसेंस मिल जाएगा, और भाई नहीं पास होगा तो मजदूरी कर लेगा। वो कुछ तो करेगा ना। यहां पाकिस्तान में तो उसको कुछ भी नहीं मिल रहा, मजदूरी भी नहीं मिल रही, और जो वो कमाएगा पाकिस्तान ही भेजेगा। रेमिटेंसेस के ऊपर तो आपका सारा इन्हिसार है। तो ये पाकिस्तानियों के साथ लगातार जुल्म कर रहे हैं क्योंकि इन्हें ये पता चल गया कि पाकिस्तान में लोग रहेंगे तो हम उनके ऊपर हुक्मरानी करेंगे ना। जितनी मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है या गरीब लोग हैं, वो पाकिस्तान छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। पाकिस्तान में स्किल्ड लेबर खत्म हो रही है। असल में इनको इंटरनली एक रिपोर्ट मिली है कि पाकिस्तान के अंदर से जितना हो सके लोगों को रोका जाए। आर्मी चीफ ने बिला वजह ब्रेन गेन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया था। ये ब्रेन ड्रेन ही हो रहा है। पाकिस्तान के जो टेक्निकल लोग हैं वो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर बाहर जा रहे हैं, और लेबर क्लास बहुत बड़ी तादाद में बाहर जा रही है, जिसकी वजह से स्किल्ड लेबर का पाकिस्तान में फुकदान होता चला जा रहा है। नाज़रीन एक और जो सोहराब बरकत साहब के हवाले से आज़ाद कश्मीर से भी आवाज उठना शुरू हो गई है। और मैं जब आज़ाद कश्मीर के अंदर एक तहरीक चल रही थी तो सोहराब बरकत साहब से राब्ते में रहा, कुछ और जर्नलिस्ट है उनसे भी, तो इन्होंने वाकई हक अदा किया था जब कश्मीर में तहरीक चल रही थी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी होने का इन्होंने हक अदा किया था सोहराब बरकत साहब ने। और उसने वो बड़ा फिक्रमंद भी था
जब लोगों के ऊपर गोली चल रही थी, जब इस तरह के हालात थे, वो बहुत फिक्रमंद भी था अपने लोगों के लिए। तो आज कश्मीर के अंदर आवाज उठना शुरू हुई, बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो कश्मीर का बेटा है, वो कश्मीर के लिए आवाज उठा रहा था उस वक्त, और उसने कश्मीरी होने का हक अदा किया। तो अब कश्मीर के जो हमारे बहन भाई हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो सोहराब बरकत के लिए आवाज उठाएं और वो हक अदा करें कि एक अच्छा कश्मीरी और एक अच्छा पाकिस्तानी, एक जिम्मेदार इंसान जो है उसे गिरफ्तार किया गया है, और एक झूठे बोगस मुकदमे में, ऐसे मुकदमे में, यानी सनम जावेद का इंटरव्यू कर दिया भाई ये कौन सा मुकदमा है। अभी 24 नवंबर को अदालत के अंदर बाकायदा ये डिप्टी अटॉर्नी जनरल आया, FIA का DG है, उसके डॉक्यूमेंट के ऊपर हर जगह पे लिख कर दिया गया कि जनाब ये किसी केस में मतलूब नहीं है। अब पता चलता है जनाब उसको तो एक केस में इश्तिहारी किया हुआ है। भाई इश्तिहारी आप उसको कहते हैं जो छुपा हुआ आदमी हो, जंगलों में जाके छुप जाए, पहाड़ों पे चला जाए, गायब हो जाए। यानी आपने इश्तिहारी करना है तो एक दौर में मैं भी ऐसे ही गायब रहा हूं पहाड़ों पे, आप उस वक्त मुझे कर सकते थे। आपने इश्तिहारी करना है तो आप कर सकते थे मुराद सईद साहब को कर सकते हैं, या इस तरह आप लोगों को इश्तिहारी कर सकते हैं। लेकिन आप सोहराब बरकत को इश्तिहारी कैसे कर सकते हैं भाई? रोजाना अपने दफ्तर में आ रहा है, हद नहीं होगी कि जनाब इसको इश्तिहारी कर दिया हमने। वो रोज अपने दफ्तर में आ रहा है, आप उसको इश्तिहारी कर रहे हैं, और अब उसको पकड़ के बंद कर दिया लाहौर में ले जाके, क्योंकि इस्लामाबाद में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। इस्लामाबाद में करते तो हाई कोर्ट के अंदर पहले ही केस चल रहा था, उन्होंने बुला के तौहीन अदालत लगा देनी थी। तो अब मेरी साद रसूल साहब से बात हुई है, दीगर वकला से भी बात हुई है। एक तो केस चलेगा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वहां तो तौहीन अदालत का केस चलेगा और ये इनके गले पड़ेगा इंशाल्लाह एक दिन। और दूसरा केस जो है वो लाहौर के अंदर चलेगा। अब इस केस के अंदर देखें, सनम जावेद साहिबा का स्टेटमेंट अगर एंटी स्टेट है तो सोहराब बरकत का उससे क्या लेना देना? अव्वल तो सनम जावेद ने कहा क्या, उसने कहा जी फौज बॉर्डर पे जाए, इससे क्या है, प्रॉब्लम क्या है? फौज ने बॉर्डर पे ही जाना है, और फौज ने किधर चले जाना है? उसने फौज को कहीं और तो नहीं भेज दिया ना, पार्लियामेंट में तो नहीं भेज दिया। फौज को उसने अगर कहा होता कि पार्लियामेंट पे घुस जाए, या फौज को कहा होता कि अदलिया पे चढ़ जाए, या कहा होता फौज को कि पार्लियामेंट लॉजेस के अंदर घुस जाए, फिर तो गलत बात थी। लेकिन जब उसने ये कहा कि फौज बॉर्डर पे चली है तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके ऊपर तो लोग शायरी करते रहे हैं, बहुत सारे शायर माजी में बहुत खुदा के वास्ते बॉर्डर पे जाओ, हमारी औरतें सहमी हुई है। ये मुझे बड़ा अच्छा काज़िम अली खान साहब का शेर है, तो मुझे अगर मैं गलती होगी हो तो काज़िम अली खान साहब से माजरत, लेकिन मैंने उन्हीं से ये सुना था। तो ये जो चीज है, ये तो लोग कहते हैं ज़बान ज़द आम है, बहुत पुरानी बात है, हमेशा से लोग कहते रहे। अब इसके ऊपर पकड़ के सोहराब बरकत को जेल में डाल दिया। वो आगा शेख सरवर, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, कितनी बड़ी ज्यादती है। राय गुलाम अली को टॉर्चर किया गया, उनके साथ तशद्दुद किया गया, उन्हें शनाख्त परेड में डाल दिया पकड़ के सहाफियों को। हम इंशाल्लाह संडे को यहाँ पे बरतानिया में एहतजाज करेंगे इसके ऊपर, और आप सब लोगों से गुजारिश है जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये पोस्टर वगैरह शेयर हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये आप भी इसको देख लीजिए, आप लोग तशरीफ लाएं जो लोग वहाँ मौजूद हैं, और ताकि हम आवाज उठाएं उन आवाजों के लिए जो पाकिस्तान के लिए लगातार आवाज उठा रही हैं। DGI SPR कहते हैं जनाब के नॉन कस्टम गाड़ियां जो हैं ये करती हैं दहशतगर्दी के वाकयात। तो DG साहब ये नॉन कस्टम गाड़ियां आती कहां से हैं? ये सारी की सारी गाड़ियां बॉर्डर से आती। बॉर्डर से इन्हें क्रॉस कौन करवाता है? बॉर्डर पे मेरी ड्यूटी तो नहीं है, ना पुलिस की ड्यूटी है, ना बॉर्डर के ऊपर कोई सियासतदान खड़ा है, ना बॉर्डर के ऊपर कोई आम आदमी खड़ा है, कोई मौलवी भी नहीं खड़ा। भी बॉर्डर के ऊपर तो फौज की ड्यूटी है। तो DGI SPR साहब ये नॉन कस्टम गाड़ियां पाकिस्तान में आती कैसे हैं? पहले तो आप ये बताएं। मेरे पास ऐसी खबरें हैं कि नॉन कस्टम गाड़ियां कैसे आती हैं, किस तरह कॉन्वॉयज के अंदर घुसा कर उनको ट्रेवल करवाया जाता है, और एक गाड़ी को पहुंचाने के कौन कितने पैसे लेता है ये भी मुझे पता है। तो मेरे ख्याल में ये नॉन कस्टम गाड़ियों वाला धंधा बंद करना चाहिए, और अगर इसको करना है तो वफाकी हुकूमत ने पॉलिसी बनाकर देनी है ना। खैबर पख्तूनख्वा में अगर कुछ इलाकों में इस बात की इजाजत है, अब तक बलूचिस्तान में भी कुछ इलाकों में इस बात की इजाजत है कि नॉन कस्टम गाड़ियां चलाई जा सकती है। ये बलूचिस्तान में भी चलती है, खैबर पख्तूनख्वा में भी चलती है कुछ इलाकों में। अब जहां जहां ये चलती है, अगर इसको चेंज करना है पॉलिसी को, तो आपको करना पड़ेगा, गाड़ियां लीगलाइज करनी पड़ेंगी। और गाड़ियां लीगलाइज करने के लिए कौन कौन कितनी दिहाड़ी लगाएगा ये भी हम सब अच्छी तरह जानते हैं, उसकी खबर मैं आपको फिर सुनाऊंगा। नाज़रीन, मरियम नवाज ने अजीबोगरीब ख्वाहिश का इजहार कर दिया है, और एक बच्चे को इस्तेमाल किया गया। इसमें पहले बच्चे का जनाब एक वीडियो वायरल किया गया और उसकी ज़बानी हुआ, फिर फैलाया गया, फिर अपनी ख्वाहिश लेकर मरियम नवाज साहबा मैदान में आ गई। अब इनको भी जनाब ताहयात वजीर आला का ओहदा चाहिए, ताहयात वजीर आला। ये पाकिस्तान में अजीब वायाती शुरू हो गई है, जो उठता है ताहयात, यानी सदर पाकिस्तान ताहयात इस्तिस्ना, आर्मी चीफ ताहयात, ओहदा भी इस्तिस्ना भी। अब मरियम नवाज ताहयात मुझे भी दे दे वजारत आला। ये इन्होंने तो मजाक बना लिया पाकिस्तान का। और मैंने ये बात कही थी जब ये नए नए हुकूमत में आए थे ना, जब इनकी जाली हुकूमत बनी थी, तो मैंने उस वक्त ये कहा था, मैंने ये बात प्रिजन वैन के अंदर से कही थी, कैदियों वाली गाड़ी में से, और मैंने बड़ी ऊंची आवाज में कहा था कि इनको जाली हुकूमत बना के दे दी एस्टेब्लिशमेंट ने, और ये सीरियस ही हो गए कि इनकी हुकूमत है। ये वाकई सीरियस हो गए। और भाई मजाक मजाक में तुम्हारी हुकूमत बनी हुई है, टके की औकात नहीं है। जिस दिन अवाम ने डंडा उठाया तुम लोगों को भागने की जगह नहीं मिलेगी।
میں یہ جانتا ہوں کہ عوام کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ مار کے بیٹھے ہیں نواز شریف اور ان کا خاندان.